नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। ये युद्ध अब गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है ताकि मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न कर सकें। सीएम ने इस अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि ये काम सिर्फ कुछ दिन तक ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरंतर जारी रखा जाए। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप जिलों में की जा रही कार्रवाई और अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाए। सीएम ने कहा कि कोई भी खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना केंद्रीयकृत हेल्पलाइन नंबर 181 और जिला स्तर पर कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम किस तरह हो रहा है उसकी जानकारी और लाभ मिलेगा। इस MOU पर खाद्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन और विश्व खाद्य प्रोग्राम के भारत में निदेशक विशो पराजुली ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि इस संगठन के साथ हुई साझेदारी से प्रदेश को खाद्य सुरक्षा योजनाओं में सर्विस और डिलीवरी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो विशु पराजुली ने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए उनका संगठन अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेज और तकनीकी दक्षता का पूरा सहयोग प्रदान करेगा। इस मौके पर मौजूद सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजनाओं के जरिए बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है और उनकी कोशिश है कि लगातार विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में राजस्थान अव्वल रहे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है और इसी सिलसिले में झुंझुनू के नर्मदा अतिथि भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पिलानी विधायक JP चंदेलिया भी शामिल थे। इस बैठक में जिले में 5000 किसानों के हस्ताक्षर जुटाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इन दिनों हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें हर जिले से 5000 वैसे किसानों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार की कृषि कानून पर ऐतराज है। खास बात ये कि इस हस्ताक्षर अभियान के तहत 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 14 नवंबर को राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हस्ताक्षर अभियान के लिए पर विधानसभा 5000 लोगों के हस्ताक्षर होने हैं, जो आधे से अधिक तो हो भी चुके हैं, क्योंकि पिछले करीब 20 दिन से ये अभियान हमारा चला हुआ है। रथ को झंडी दिखा के माननीय जिलाध्यक्ष जी ने रवाना किया था और आज उसी संबंध में एक मीटिंग बुलाई थी संगठन की, जिसमें सभी लोग, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, निवर्तमान कार्यकारिणी, सभी लोग आए हुए हैं और इसको हम 5 तारीख तक, ये हमारा जो टारगेट दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, इसको पूरा करके 5 तारीख को हम जयपुर इसको जमा करा देंगे। मोटरसाइकिल पर भीलवाड़ा शहर के निरीक्षण पर निकले ये हैं कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते। शिव प्रसाद नकाते दरअसल ये जानने के लिए निकले हैं कि शहर में साफ सफाई को लेकर उनके पास जो शिकायतें आ रही हैं, उनके निर्देश के बाद भी उनका समाधान हुआ है या नहीं। साथ ही वो शहर में चल रहे सीवरेज और गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं। इस निर्माण कार्य में घटिया सामान लगाने की भी कलेक्टर के पास शिकायत आई थी और इसी वजह से उन्होंने निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल की भी जांच की। शहर में RUIDP का सीवरेज का काम चल रहा है और जगह जगह रोड रिपेयरमेंट के काम बाकी है, इसलिए नियमित रूप से RUIDP नगर परिषद और UITI के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं ताकि दिवाली से पूर्व में सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएं और साथ में जो नगर परिषद और UIT के अन्य काम हैं
वो भी साथ में निरीक्षण करते हुए। झुंझुनू में नारेबाजी कर रहे ये लोग बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO हैं और ये लोग वन नेशन वन राशन अभियान के तहत चल रहे प्रशिक्षण शिविरों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे BLO का कहना है कि उनके पास पहले से काम का बहुत प्रेशर है और इतना वक्त नहीं है कि वो एक और नए काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। इसी वजह से वो वन नेशन वन राशन अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविरों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन के तहत झुंझुनू में सभी उपभोक्ताओं का राशन कार्ड ऑनलाइन किया जाना है। इसी काम के लिए BLO को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हुआ है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने BLO का एक प्रशिक्षण रखा है, जिसके कार्य है राशन कार्ड को ऑनलाइन करवाना। ये हमारा कार्य नहीं है, हमारा कार्य शैक्षणिक कार्य है। हम BLO का कार्य भी कर रहे हैं, चुनाव कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये काम ग्राम सहायक या फिर ग्राम सेवक करें। नगर पालिका क्षेत्र है तो नगर पालिका क्षेत्र से नगर पालिका करे। हमारा ये कोई कार्य नहीं है, हमें जबरदस्ती ये सौंपा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम तो ज्ञापन भेजेंगे मुख्यमंत्री के नाम। बारां जिला के उदयपुरिया गांव में प्रदर्शन कर रहे ये लोग बिजली कर्मचारी देश कंवर मेघवाल की मौत पर गुस्से में हैं और अब मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए और मृतक की पत्नी के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि देश कंवर अपने पीछे पत्नी और 6 बेटियां छोड़ गए हैं और ऐसे में अगर उसकी पत्नी को नौकरी नहीं मिली तो सब सड़क पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारी देश कंवर मेघवाल 11 केवी लाइन के संपर्क में आ गए थे, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर और उनकी डेड बॉडी जब गांव में पहुंची तो गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि देश कंवर मेघवाल के 6 बच्चियां हैं, पुत्र नहीं है अभी तक। उसकी पत्नी को विद्युत विभाग में किसी भी पद पर सरकारी नौकरी दी जावे एवं कम से कम 20 लाख रुपए का उस परिवार को मुआवजा दिया जावे एवं उस परिवार को जो उसकी विधवा पत्नी है उसको पालनहार योजना के तहत जितना हो सके उतना प्रशासन उनकी उस परिवार की मदद करे। मटके पर मटका तोड़ रही ये महिलाएं कोटा जिले में रामगंज मंडी कस्बे की वृंदावन कॉलोनी के रहने वाली हैं। कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पेयजल की सप्लाई न होने की वजह से ये महिलाएं परेशान हैं और अब प्रदर्शन पर उतर आई हैं। प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि वृंदावन कॉलोनी में 48 घंटे में महज 10 मिनट के लिए पानी की सप्लाई होती है और इस दौरान अगर पानी नहीं भर पाए तो फिर 48 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ता है। खास बात ये कि कभी कभी 48 घंटे बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे इनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी वजह से इन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा है। इनकी मांग है कि यहाँ भी जलदाय विभाग को सुचारू तौर पर पेयजल की सप्लाई करनी चाहिए, नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। भैया हमारे 20 मिनट ही नल आते हैं और सारी पब्लिक परेशान है, जिसमें पीछे वालों के तो बिल्कुल भी नहीं आते। आगे आते 2-5 घरों में आते हैं, पीछे वाले परेशान रहते हैं। 4 बजे से उठते हैं, पूरी रात पूरे दिन परेशान रहते हैं। नागौर जिले में फागली के पास गुरुवार की देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसका इलाज राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है। इस अस्पताल में जिन लोगों को एक्सीडेंट के बाद जख्मी हालत में लाया गया था वो सभी कार में सवार थे और फागली के पास उनकी कार सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी और चौथा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस हादसे में पिकअप वैन ड्राइवर को चोट लगी है या नहीं ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो टक्कर के बाद से ही फरार चल रहा है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें गौतम नायक, शागिर खान और लक्ष्मण माली शामिल हैं। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। महाराष्ट्र ATS ने ISI की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि ISI ने भारतीय वायुसेना के अपग्रेड हुए लड़ाकू विमानों की अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की, साथ ही K-13 मिसाइल से जुड़ी जानकारी भी हासिल करने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक ISI ने इस काम के लिए नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करने वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर दीपक सिरसाट को हनी ट्रैप में फंसाया।
जिसकी जानकारी लगने के बाद HAL में काम कर रहे दीपक को महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड बरामद किए, जिनसे कई अहम दस्तावेज, फोटो और वीडियो मिले हैं, जिन्हें आरोपी लंदन के एक नंबर पर भेज रहा था। जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन में जो एयरक्राफ्ट है उनकी जानकारी है, डिटेल्स, प्लान्स, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पास ऑन कीजिए। आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर की गई NIA की कार्रवाई के खिलाफ PDP ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। NIA का आरोप है कि कुछ NGO और ट्रस्ट उन्हें मिलने वाले डोनेशन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए करते हैं। यही वजह रही कि उसने श्रीनगर और अनंतनाग समेत घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसका जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने विरोध किया। पार्टी के लोगों ने इस कार्रवाई के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक इलाके के पास प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान इन लोगों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसकी वजह से पुलिस को उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर धक्का देकर बिठाया। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी NIA की छापेमारी का विरोध करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीजेपी ने NIA का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया है। NIA ने लगातार दूसरे दिन घाटी में कई NGO और ट्रस्ट पर छापे मारे। यहाँ पे भी नौगाम में फलायाम ट्रस्ट है, इनके थ्रू काफी सारे स्कूल चल रहे हैं। इनके दफ्तर पे तकरीबन 5 घंटे रेड रही NIA की। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 जगहों पर रेड की और कई दस्तावेज जब्त किए। महाराष्ट्र के धुले में मौजूद एक सीमेंट फैक्ट्री के दफ्तर में NCP के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि उन्होंने कुछ वक्त पहले इलाके के लोगों के लिए रोजगार की मांग की थी, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और इसलिए वो सीमेंट फैक्ट्री के दफ्तर पहुंचे और वहां रखी कुर्सियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। जिस कार्यकर्ता के हाथ में जो सामान आया उसने उसी को फर्श पर पूरी ताकत से फेंका। हंगामे के दौरान ये लोग फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। इस हंगामे में दफ्तर में मौजूद कई चीजों को नुकसान पहुंचा, लेकिन NCP कार्यकर्ता इतने में नहीं माने। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इलाके के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो वो बड़े पैमाने पर सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। केरल के सोना तस्करी केस में मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव M शिवशंकर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताने के लिए तिरुवनंतपुरम में जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही ED ने M शिवशंकर को गिरफ्तार किया था, जिसके अगले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इन लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तिरुवनंतपुरम में CM पिनरई विजयन के आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन वो पानी की मोटी धार को झेलते रहे। कई कार्यकर्ता तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। यही नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड गिरा दिए। मामला सोना तस्करी केस में मुख्यमंत्री के सचिव रहे M शिवशंकर की गिरफ्तारी का था, लिहाजा कांग्रेस ने इसे लपकने में देर नहीं की और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। We want the chief minister to resign immediately. इससे पहले जब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जुटे तो पुलिस पहले से ही तैयार दिखी, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस के सुरक्षा इंतजामों को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। M शिवशंकर को मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। यही वजह रही कि 30 किलो सोने की तस्करी के मामले में उनकी गिरफ्तारी होते ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री को अपने निशाने पर ले लिया। चेन्नई के कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर पूर्वी मानसून ने देश के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी, जिस वजह से चेन्नई के कई हिस्सों में इतना पानी बरसा कि सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें नहर जैसी दिखने लगी। पानी भरने की वजह से कई जगहों पर तो बाजार भी नहीं खुला, सभी दुकानें बंद नजर आईं। जो लोग घर से बाहर निकले वो परेशान होते दिखे। गाड़ियों को पानी के बीच से निकालने में भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जिसमें एक आदमी पानी से बंद हो चुकी अपनी मोटरसाइकिल को पैदल ले जाता दिखा। ऐसे में चेन्नई नगर निगम के कुछ कर्मचारी घर से निकले लोगों की इस समस्या को दूर करने में जुट गए। Right now, efforts are on to clear the waterlogged areas across the city. कई इलाकों में सड़क किनारे पानी जमा होने से वहां ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। मध्य प्रदेश के नीमच में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हाथों को सैनिटाइज करने वाली ऑटोमेटिक मशीन इन दिनों खूब चर्चा में। इस मशीन को नीमच के ही कुछ इंजीनियरों ने बेहद कम लागत में तैयार किया और दावा किया कि बिना छुए काम करने वाली ये मशीन कोरोना से बचाव में बहुत कारगर है। ऐसी एक मशीन कलेक्टर के दफ्तर के बाहर भी लगाई गई जो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ लोगों के हाथों को सैनिटाइज करती दिखी।
सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि जैसे ही एक आदमी अपना तापमान मापने के लिए मशीन के सामने खड़ा हुआ, मशीन खुद ब खुद एक्टिव हो गई और बिना किसी बटन के दबाए उसने पहले तो तापमान मापा, फिर उसके हाथों को सैनिटाइज किया। आपके हाइट को डिटेक्ट करके आपके सिर पे आके रुकेगी, आपका टेम्परेचर वहीं बता देगी। नीमच के इंजीनियरों की बनाई इस मशीन की खूब तारीफ हो रही है। छात्रों की इस पहल को जिला कलेक्टर ने भी सराहा। एक अच्छा उदाहरण इन बच्चों ने पेश किया। मैं चाहूंगा अन्य बच्चे भी इसी तरीके के पहल कर। बताया गया कि कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई इस मशीन को बाजार में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने लोगों को मास्क से कान के पीछे होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक बैंड तैयार किया। दिगांतिका बोस नाम की इस छात्रा ने बताया कि उसने इस बैंड को घर में मौजूद कबाड़ से तैयार किया और दावा किया कि प्लास्टिक के इस बैंड का इस्तेमाल करने से न सिर्फ मास्क टिका रहेगा बल्कि लंबे वक्त तक मास्क लगाने पर भी कानों के पीछे दर्द नहीं होगा। ये ऐसे पहनकर काम करेगा तो वो एयर पे जो प्रेशर आता था वो नहीं आएगा। दिगांतिका बोस ने बताया कि इस मास्क को बनाना बेहद आसान और किफायती भी है। जो चीज है उससे बनाना है, ये कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। कम लागत में प्लास्टिक का ऐसा बैंड बनाने वाली इस छात्रा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो बढ़ते आगे, अब 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों की गुंडागर्दी उन्हीं पर भारी पड़ गई। आरोप है कि एजेंसी के 4 अफसर POK के एक युवक को दिन दहाड़े अगवा करने की फिराक में थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सतर्कता ने उनकी शामत ला दी। और रावला कोर्ट से सामने आए वीडियो में एक कार में बैठे वो अफसर आग बबूला भीड़ से घिरे दिखे। लोग उनकी कार के आगे ऐसे तनकर खड़े हो गए कि कार टस से मस ही नहीं हो पाई। अफसरों की हरकत पर उनका गुस्सा इतना था कि उन्होंने कार का शीशा तक तोड़ दिया। सड़क पर इस कदर भीड़ जमा हो गई कि लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वीडियो में अफसरों के साथ 2-3 सुरक्षा कर्मी भी दिखे, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे वो अपना मुंह तक नहीं खोल पाए। लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और ISI के इशारे पर POK के एक युवक का अपहरण करने की साजिश थी, लेकिन वीडियो में एक अफसर अलग ही कहानी सुनाने लगा। उसने दावा किया कि उनके पास युवक की गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट है? किसका वारंट है? आप किसका वारंट है? RPO को आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? करा देते भाईजान, थाने तो चले ना मेरे भाई। जब बात नहीं बनी तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस अफसर ने खुद के पाकिस्तानी होने की दुहाई भी दी, लेकिन उसका ये पैंतरा भी काम नहीं आया। उल्टा लोगों ने POK को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। आपको पाकिस्तानियों को यही तो मसला है, तुम ये आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान नहीं है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इसके बाद जब पुलिस आई तो लोगों ने रास्ता खाली किया और चारों अफसरों को उसके हवाले कर दिया। पाकिस्तान के कराची में 13 साल की एक ईसाई लड़की को अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन कराने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप यह भी है कि लड़की का 44 साल के एक मुसलमान से निकाह भी करा दिया, जिसके बाद लड़की के परिवार समेत दूसरे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कराची की सड़कों पर धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर लिए वो लड़की को छुड़ाने की मांग करते नजर आए। मासूम बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। वहीं सामने आए एक वीडियो में लड़की की मां अपनी बेटी से मिलने की भीख मांगती दिखी। बच्ची के गम में उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। रोते रोते वो बेहोश भी हो गई। माँ को मिलने दे प्लीज, माँ को मिलने दे। जो मम्मा की बात है मम्मा, लड़की के पिता ने भी हाईकोर्ट और पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए। वाइफ ने चिल्लाया, एकदम भाग के दरवाजे से देखा जाली में तो एकदम अंदर से किसी ने खींच लिया। पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहाँ से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के दौरान वहां से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई। नगोर्नो कराबाख में मरीजों से भरा एक अस्पताल अजरबैजान की बमबारी की चपेट में आ गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में उस अस्पताल के अंदर मरीजों और घायल सैनिकों की भीड़ नजर आई। उनका इलाज चल ही रहा था कि अचानक वहां धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज सुन अस्पताल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ भागने लगे। बमबारी से अस्पताल में मौजूद लोग सहम गए। बुरी तरह घबराई एक नर्स तो रोने लगी। बाद में मरीजों को वहां से हटाकर नीचे बने तहखाने में ले जाया गया। अस्पताल में कोरोना के भी कई मरीज भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें नहीं हटाया जा सका। बमबारी की चपेट में आने से अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया, जबकि ऑपरेशन थिएटर और कई दूसरे वार्ड भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि अजरबैजान ने अस्पताल पर हमले से इनकार कर दिया और अपने हवाई हमलों में आर्मेनिया के फौजी ठिकानों को ही निशाना बनाए जाने का दावा किया। अजरबैजान की तरफ से इन हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के ठिकानों पर बम बरसाते नजर आए। फौजी ठिकानों की तरह दिखने वाली कई इमारतें और कैंप इन हवाई हमलों में तबाह कर दिए गए।
के बाद एक इमारत से आग की लपटें दिखाई दी। कई दूसरी इमारतें भी बर्बाद हो गई। हमले में आर्मेनिया के तोपखाने को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। हमले के बाद जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में वहां आर्मेनियाई फौज के टूटे फूटे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार पड़े दिखाई दिए। अजरबैजान ने इस इलाके में आर्मेनिया को खदेड़ने और वहां अपना कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया। सीरिया के इदलिब में तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों ने सेना की कई चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आरोप है कि सीरिया की सेना ने 3 दिन पहले विद्रोहियों पर हवाई हमले करवाए, जिसमें 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। और इसी के जवाब में विद्रोहियों ने भी उसके ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। भारी हथियारों से लैस लड़ाके अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई गोले बरसाते दिखे, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा और हर तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। विद्रोहियों ने इन हमलों के जरिए दुश्मन को अपने 50 से ज्यादा लड़ाकों की मौत का जवाब दिया। खबर है कि विद्रोहियों पर हुए हमले के बाद इदलिब में रूस और तुर्की की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम भी खतरे में पड़ गया है। मेक्सिको में नुकसान पहुंचाने के बाद जेटा तूफान अमेरिका पहुंच गया। तूफान की वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और उस पर भी भारी बारिश ने बिजली सप्लाई को ठप कर दिया। अमेरिका में जेटा तूफान लुइसियाना राज्य से टकराया, जहां से सामने आई तस्वीरों में इलाके में हवा और बारिश का कहर साफ देखने को मिला। एक जगह तो हवा ने ऐसा तांडव किया कि एक मकान ऐसे बिखर गया जिसे किताब से पन्ने फाड़कर अलग कर दिए गए हों। इतनी तेज हवाएं चली कि बरसों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। लुइसियाना पर कहर ढाने के बाद तूफान मिसिसिपी की तरफ बढ़ गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कैसीनो की पार्किंग तालाब बनी नजर आई। गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। तूफान की वजह से वहां एक चर्च की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वहां भी पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए।